सर कॉलेज लाइफ में एक और डिस्ट्रैक्शन बोलूं या कुछ और बट एक रिलेशनशिप भी फैक्टर होता है जो कि कॉलेज टॉपर बनने का कुछ फायदा भी है। वेलकम सर, नेक्स्ट जेन भारत प्रेजेंट्स कॉलेज डायरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू अमन फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर स्टार्ट करते हैं सर आपके कॉलेज से आने के पहले की जर्नी को, जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तो उस फेज में के बारे में थोड़ा बताइए कि आप पढ़ने में कैसे थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कितना इन्वॉल्व रहते थे। स्कूल जर्नी में बेसिकली अमन शुरू से मैं एकेडमिकली साउंड रहा हूँ। टेंथ में 10th जीपी और 12th में मेरा 95.8% था बोर्ड्स में। और एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करूँ तो मैं डिबेटिंग में काफ़ी था। स्कूल लेवल पर और इंटर स्कूल लेवल पे भी मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उसमें मेरी थोड़ी सी वो रुचि थी। बाकी स्पोर्ट्स में मैं कोई बहुत साउंड नहीं था, लेकिन एकेडमिक्स और डिबेटिंग, क्विजिंग, इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता था। बाकी सर जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपने अपना स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से किया है, तो क्या आपके पेरेंट्स आर्मी में हैं? हाँ, मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे। ही वॉज एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर इन आर्मी। सो ओके। मेरी सारी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुई है। काफ़ी अच्छे होते हैं आर्मी स्कूल्स। सारी अपॉर्चुनिटीज़ सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी को आगे परस्यू कर सकें। ओके सर, अब आते हैं कॉलेज पे जिसके लिए हमने पॉडकास्ट शुरू किया है। आपके कॉलेज की जो भी यादें हैं उसको फिर से ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। तो सर जब कॉलेज के पहले दिन आप आए थे, गेट से एंट्री किए थे, उस समय की क्या मोमेंट्स जो आपको याद है उसको शेयर कीजिए। मैं कॉलेज में आने से पहले अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर्स से गोरखपुर में था। हमेशा से मैं कॉलेज को बस बाहर से देखता था। हमारे ओके। कॉलेज का गेट बहुत बड़ा सा है, तो लगता था कि कॉलेज भी काफ़ी साउंड कॉलेज होगा, काफ़ी अच्छा कॉलेज होगा। और हम्म। जब मैंने पहली बार गेट से एंटर किया तो हाँ, मेरे को लगा कि हाँ, कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में मैंने एंटर किया है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एक अचीवमेंट, एक सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट लगी कि हाँ, मेरे को एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है मेरा। पहले दिन जब कॉलेज का हम लोग को टूर कराया गया अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, तो काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली और ऐसा लगा कि हाँ, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था यहाँ का। तो मेरे को लगा कि हाँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ इस कॉलेज में। तो सर आप गोरखपुर के ही रहने वाले थे, तो अब ऑब्वियसली है कि आप हॉस्टल में तो रहे नहीं होंगे। नहीं, अमन, मैं डे स्कॉलर था और मैं घर से ही अप डाउन करता था। अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर्स था मेरे घर से, तो मैं घर से अप डाउन करता था। तो सर आपको क्या लगता है कि डे स्कॉलर अपने कॉलेज की जो मस्तियाँ होती है उसको मिस करते हैं या फिर दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि घर का भी एक सपोर्ट रहता है खाने में जो कि हॉस्टलर जनरली ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, उससे आप लोग बच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज एक डे स्कॉलर से स्टार्ट करना और एक हॉस्टलर से स्टार्ट करना, इन दोनों में ज़्यादा फायदे में कौन रहता है? हालांकि मैं डे स्कॉलर हूँ तो बोलना चाहिए डे स्कॉलर, लेकिन फायदा मैं जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे हॉस्टलर दोस्तों से मेरे को मिला है, हम्म। वो तो मेरे को लगता है कि हाँ, हॉस्टलर होना आपको काफ़ी मैनेजमेंट स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट और फूड मैनेजमेंट और किस प्रायोरिटी मैनेजमेंट, काफ़ी चीज़ें सिखा देता है। डे स्कॉलर्स की भी अलग जर्नी होती है। ऐसा नहीं कि डे स्कॉलर्स एंजॉय नहीं करते हैं। हम्म। और डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स दोनों कॉलेज में तो साथ में ही पढ़ते हैं, तो काफ़ी चीज़ें शेयर करके और काफ़ी मस्तियाँ हम लोग की साथ में ही होती हैं इन दी कॉलेज एंड ऑफ दी कॉलेज ऑल्सो। यस सर, वो तो हॉस्टलर्स है। को भी डे स्कॉलर्स की वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो लोग भी सिटी को अच्छे से जान पाते हैं, सिटी की अच्छी-अच्छी जगह घूम पाते हैं। कोई मॉरल सपोर्ट या फिर कोई भी अदर फाइनेंशियल या फिर एथिकल सपोर्ट चाहिए होता है, तो डे स्कॉलर से उनकी फैमिली से उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है या फिर प्रोवाइड हो जाता है। और हॉस्टलर्स में भी हम लोग भी रुके हैं हॉस्टल्स में, तो हॉस्टल की मस्ती से ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ कि हॉस्टल की मस्ती कैसी होती है, लेकिन हाँ, ठीक है, हॉस्टल जो है वो एक्स्ट्रा स्किल या फिर एक्स्ट्रा एक पार्ट ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है बच्चों को। तो सर अगर आपको फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर आपको हॉस्टल में रहने का मौका मिलता है तो आप क्या करते जो कि एक डे स्कॉलर होके आपने नहीं किया? बेसिकली डे स्कॉलर्स में जो भी बॉन्डिंग हो पाती है फ्रेंड्स में, वो एक हम्म। लिमिटेड कॉलेज स्पैन का जो टाइम होता है, उसी उसी के में हो पाती है। वरना वीकेंड्स पे कभी अगर मिल लिए तो मिल लिए,
लेकिन हॉस्टल लाइफ में जो बॉन्डिंग होती है या फिर जो फ्रेंडशिप होती है, अगर तुम हॉस्टलर हो तो तुम ही ने देखा होगा, या फिर हाँ सर, वो जो तो भी है। हॉस्टलर्स होते हैं वो हाँ, तो वो देखते हैं कि रात के कितने भी 1 बजे हो, 2 बजे हो, कुछ खाने चलना है तो अकेले कोई हम्म। लड़का नहीं जाता है। फिर या फिर कोई भी किसी भी टाइम पे अगर किसी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी फ्रेंड या फिर हॉस्टल में कोई भी फ्रेंड जो होता है या फिर नेबर रूममेट जो भी होता है वो हेल्प कर देता है। तो वो बॉन्डिंग एक बहुत ही मेजर पार्ट है, जो अगर मेरे को बोला जाए कि फर्स्ट टू फाइनल ईयर अगर मेरे को हॉस्टल में रहने के लिए मिले, तो वो बॉन्डिंग में बनाना चाहूँगा कि वो बॉन्डिंग सिर्फ कॉलेज लाइफ के लिए नहीं होती, वो आफ्टर लाइफ या फिर दी होल जर्नी विच इज़ रिमेनिंग उसके लिए कांस्टेंट रह जाती है। तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, जो मैं हॉस्टल लाइफ से सीखना चाहूँगा। तो सर आपने फ्रेंडशिप पे बात की, तो आपका कॉलेज में फ्रेंड सर्कल कैसे थे? मस्ती वाले थे कि पढ़ाई वाले थे? उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा कॉलेज में फ्रेंड सर्कल काफ़ी मस्ती वाला था। उसमें मतलब अलग-अलग हॉस्टलर्स थे, डे स्कॉलर्स भी थे, दोनों मिक्स मिक्स हम लोग का एक ग्रुप फ्रेंड सर्कल था। बेसिकली सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन हम लोग का जो क्लोज़ फ्रेंड सर्कल था, वो काफ़ी मस्ती वाला था। हम लोग क्लास के टाइम पे भी मस्ती करते थे और क्लास के बाद भी मस्ती करते थे। लेकिन हाँ, ये है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे या प्रैक्टिकल्स के टाइम पे हम लोग आपस में एक-दूसरे की हेल्प करके और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करते थे। इंटर्नशिप्स हम लोग ने काफ़ी की हैं, तो इंटर्नशिप में हम लोग काफ़ी टूर्स पे जाते थे। हम लोग एनएचआई में हम लोग ने इंटर्नशिप की, तो नेपाल बॉर्डर, सोनौली बॉर्डर तक हम लोग गए, तो काफ़ी मस्तियाँ हुई। उस टाइम की काफ़ी मेमोरीज़ बनी। फिर हम लोग ने एक और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की इंटर्नशिप की थी, तो उसमें हम लोग ने राम करताल का असेसमेंट किया था। तो वहाँ पे हम लोग ने एक ग्राफिटी बनाई थी, वॉल पेंटिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम लोग ने काफ़ी मस्ती की सुबह से शाम तक। और वीकेंड्स पे हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके एंजॉय करते थे, या फिर कभी किसी का बर्थडे हो गया तो फिर सिटी में घूमने निकल गए। तो काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। लेकिन हाँ, जब प्रायोरिटी की बात आती थी, जब प्रिपरेशन फेज़ आया तो प्रिपरेशन फेज़ हम लोग ने एंजॉय किया अपना, उसको प्रायोरिटी दी। जब पढ़ाई का फेज़ आता था तो पढ़ाई भी हम लोग करते थे, लेकिन हाँ, उसके बाकी टाइम पे हम लोग काफ़ी एंजॉय करते थे। तो सर अभी आपने इंटर्नशिप की बात की, तो इंटर्नशिप और टाइम मैनेजमेंट पे अभी हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, जो कि थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो। तो आप फर्स्ट ईयर के एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि पहले से पता था कि गेट के लिए जाना है, या फिर था कि मस्ती भी करनी है बट बस एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे? जब हम लोग फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं तो उस टाइम पे वो फेज़ होता है, 2 चीज़ों का फेज़ होता है। पहला तो कॉलेज को जानने का फेज़, जिस हम्म। टाइम पे सारे जो जितने भी सीनियर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ, अभी फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा-सा मस्ती कर लो। जैसा कि तुमने बोला कि कैसा थिंकिंग ऑफ फेज़ था, तो हाँ, थोड़ा मस्ती करने का फेज़ तो था। लेकिन हाँ, ऐसा था कि एक कॉलेज में न्यू किसी इंस्टीट्यूशन में मैंने एडमिशन लिया है, तो एक शुरुआत से एक ऐसा बेस या फिर एक ऐसा एकेडमिक थोड़ा-सा बेटर कर लेना है, ताकि आगे जाके मेरे को अपने जितने भी सेमेस्टर्स आएँगे या फिर जितनी भी आगे एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करना था मेरे को आगे अपने आने वाले सेमेस्टर्स या फिर आने वाली पढ़ाई के लिए। तो हम्म। मैंने थोड़ा-सा एकेडमिक फ़ोकस ज़्यादा रखा था, लेकिन हाँ, बाकी अपने फ्री टाइम में मैं काफ़ी एन्जॉय करता था अपने दोस्तों के साथ। तो फर्स्ट ईयर में मैं सोचता हूँ कि अगर जिन भी बच्चों को फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उनको एक थोड़ा-सा एकेडमिक अप्रोच अपना सा अच्छा रखना चाहिए। भले ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उन लोगों को पहले से आता है या फिर पहले से पढ़ा हुआ रहता है तो ईज़ी लगता है, लेकिन वो जो बेस होता है वो आगे जाके काफ़ी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में मदद करता है। तो थोड़ा-सा एकेडमिक प्रेफ़रेंस उनको अच्छा रखना चाहिए और बाकी टाइम पे एन्जॉय करो जैसा कि तुम्हारे सीनियर सजेस्ट करते हैं। हाँ सर, वो तो है। तो सर जैसा कि अब पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्लास पे उतना फोकस ना करके यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हैं एग्जाम से कुछ समय पहले, वो ज़्यादा बच्चे उसी को ऑप्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो क्लास में प्रोफेसर पढ़ाते हैं उस पे फोकस करना चाहिए कि यूट्यूब के लेक्चर्स पे ही जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी होता है कि कॉलेज के प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं वो जनरली समझ में भी नहीं आता। तो इस पे आपका क्या टेक है? टॉकिंग अबाउट आवर डिपार्टमेंट, अमन, काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, लाइक विनय भूषण सर हो गए, और रोहित सर हो गए, और प्रदीप मूल्य सर हो गए, और चौरसिया सर हो गए। तो काफ़ी प्रोफेसर्स हैं जो काफ़ी अच्छे से जो कंसेप्ट होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। हम्म। तो इनके काफ़ी की पॉइंट्स मेरे को अभी भी याद हैं, जो मैं अभी भी प्रिपरेशन फेज या प्रिपरेटरी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अप्लाई कर पाता हूँ।
फॉर एग्जांपल अगर विनय भूषण चौहान सर की बात करूं तो वो हम लोग बताते थे कि सॉइल को तुम लोग आटा समझो, और उसके एग्जांपल से एक एक पार्टिकल का वो बताते थे। तो काफ़ी प्रोफेसर्स हैं जिनके अगर तुम क्लासेस को ध्यान से सुनोगे तो काफ़ी हम्म। चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे प्रोफेसर्स या फिर काफ़ी प्रोफेसर्स की बातें समझ नहीं आती हैं, कंसेप्ट समझ नहीं आते हैं। ध्यान से सुनो तो उनके भी कंसेप्ट काफ़ी रिलेटेबल होते हैं जो तुम यूट्यूब पे देखते हो। लेकिन आजकल ये है कि यूट्यूब पे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल हो गया है, तो कंसेप्ट समझने में बच्चों को वहाँ से भी ईज़ी पड़ता है। मैं बोलूँगा कि दोनों में से जो भी तुमको एज़ अ इंडिविजुअल ईज़ी लगता है, वो तुमको परस्यू करना चाहिए, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द टाइम तुमको सीखना कंसेप्ट्स ही है, और उसी कंसेप्ट्स पे तुम्हारा कॉलेज एग्जाम भी बेस्ड होगा, और सेम कंसेप्ट्स के ऊपर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बेस्ड होगा। तो एज एन इंडिविजुअल भी तुमको अच्छा लगता है या इजी लगता है, वो तुमको ऑप्ट करना चाहिए। और सर कॉलेज में जो जनरली तीन टाइप के बच्चे होते हैं, जिसको एक तो केवल एग्जाम पास करना है, दूसरे होते हैं जिनको गेट फोकस करना है, गेट पे मतलब हायर स्टडी के लिए जाना है या फिर कुछ और गेट के थ्रू, और तीसरे होते हैं कि प्लेसमेंट लेना है कॉलेज से। तो इन तीनों कैटेगरी के बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं जिसको सर कॉलेज में सिर्फ पास होना है और एक अच्छा सीजी मेंटेन करना है। उसके लिए आपका क्या टिप्स रहेगा कि एकेडमिक्स कैसे ध्यान दें? उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा अमन कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारों पर फोकस करना होता है। अब फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हाई वेटेज सब्जेक्ट होते हैं, लाइक जियोटेक हो गया या फिर एनवायरनमेंट हो गया, इस पे काफ़ी फोकस रखते हैं। और जो हम लोग के एक्स्ट्रा को करिकुलर सब्जेक्ट्स या फिर इंटर डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक साइकोलॉजी, C++, ये इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो जिनको अच्छी फिजी चाहिए, उनको हर एक सब्जेक्ट को उतनी वैल्यू करनी चाहिए, ताकि वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएँ और उनकी फिजी अच्छी हो सके। क्योंकि ओवरऑल फिजी के लिए जितना वैल्यू 4 क्रेडिट क्रेडिट का जियोटेक मैटर करता है, उतना ही 4 या 3 क्रेडिट सेम क्रेडिट का ही एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट या C++ का सब्जेक्ट मैटर करेगा। और सर अब जिसको गेट पे फोकस करना है कि हायर स्टडीज के लिए जाना है गेट के थ्रू, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? मोस्ट डिसेंट ईयर अगर मैं बोलूँगा प्रिपरेटरी फेज के लिए, हम्म। तो ईयर में अगर तुम बोलो तो 4th से 5th सेमेस्टर का जो फेज होता है, हम्म। उसमें तुम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले कोई बहुत मतलब फ्रूटफुल मैं नहीं बोलूँगा कि, या फिर उसके पहले कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। तो हम्म। 4th या 5th सेमेस्टर से तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुमको टाइम मैनेज करना है कॉलेज का भी, एक डिसेंट सीजी मेंटेन करनी है, और साथ ही साथ गेट भी प्रिपेयर करना है, तो उस सेमेस्टर में जो भी तुम्हारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उसी को तुम अपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करो, ताकि वही सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो तुमको कॉलेज एग्जाम्स में भी काम में आ जाएगी। और थर्ड ईयर के इवन सेमेस्टर से, मींस 6th सेमेस्टर से, तुमको गेट पे जो फोकस है वो काफ़ी इंक्रीज करना पड़ता है, लाइक PYQs लगाने पड़ते हैं। अगर तुम पहले से PYQs लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम पहले से PYQs नहीं लगा रहे हो, सिर्फ लेक्चर और नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो, तो थर्ड ईयर के इवन सेमेस्टर से तुमको गेट के PYQs लगाने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे, ताकि जो फाइनल ईयर में जिस तुम गेट में अपेयर करो, उसमें एक डिसेंट तुम रैंक ला सको, अगर तुमको फर्दर परस्यू करना है। और अगर तुमको फाइनल ईयर के ही गेट स्कोर से अगर किसी PSU को ऑप्ट करना है, तब मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा जो कॉलेज लाइफ है या फिर कॉलेज के इंट्रा करिकुलर लाइफ, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, इनको हल्का-सा इग्नोर करके उस टाइम पे तुमको अपनी स्ट्रेटजीज बना के अपने जो प्रिपरेशन है उसको और बूस्ट अप करना होगा, ताकि उस एक्स्ट्रा एफर्ट से तुम और बेटर रैंक स्कोर कर पाओ। ओके सर। और सर जिसको प्लेसमेंट लेना है अपने फाइनल ईयर में और उसका फोकस है कि अब जितनी पढ़ाई करनी थी मैंने कर ली, अब मुझे प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए आपका क्या सजेशन है, कौन से रोड मैप फॉलो करें? आई वुड सजेस्ट कि प्लेसमेंट के लिए दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो टेक्निकल नॉलेज, हम्म। जो भी तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है उसकी। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट प्लेस्ड इन कोर कंपनीज विच मोस्ट ऑफ द सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, तो अपनी कोर नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज को काफ़ी साउंड रखना पड़ता है,
स्पेशली द नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल्स। लाइक अगर हम लोग सिविल की बात करें तो द प्रैक्टिकल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और फोम और द जियोटेक प्रैक्टिकल्स, द इन्वायरमेंट प्रैक्टिकल्स, द हाइड्रोलिक्स प्रैक्टिकल्स। तो क्योंकि इंटरव्यूज में प्रैक्टिकल से काफी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो टेक्निकल के साथ टेक्निकल नॉलेज में जो थ्योरी नॉलेज है प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, उस पर फोकस करना चाहिए। और सेकेंड पार्ट है तुम्हारा स्पोकन इंग्लिश, या फिर तुम बोल सकते हो थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उस पर भी काफी फोकस करना चाहिए कि अगर तुमको सिर्फ प्लेसमेंट लेना है तो तुमको प्रिवेंटेबल बनना पड़ेगा, प्रिवेंटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, ताकि तुम किसी भी कंपनी में जाओ तो एक असेट की तरह प्रूव कर सको और फेस ऑफ द कंपनी बनने का तुम उनको एक ऑफर कर सको कि हाँ, आई कैन बी द फेस ऑफ योर कंपनी एंड आई कैन रिप्रेजेंट योर कंपनी इन वेरियस फील्ड्स। तो तुमको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश पे भी काफी काम करना पड़ेगा। ये दो की फैक्टर्स हैं जो प्लेसमेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे मेरे हिसाब से। बाकी सर आपने सॉफ्ट स्किल लाइक स्पीकिंग स्किल पे बात की, आपने बोला कि हम आप स्कूलिंग से ही डिबेट करते थे, तो थोड़ा टिप्स दीजिए कि किस हिसाब से हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल या फिर सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं कॉलेज में रहते हुए। कॉलेज में रहते हुए बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम कॉलेज में देखो तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हमारे कॉलेज में MUN करके एक वो होती है, कंपटीशन होता है जिसका फर्स्ट राउंड डिबेटिंग होता है। तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर किया था। सेकेंड में मैं नहीं जा पाया, किसी मेरी SSBs थी आर्मी की, तो उस वजह से। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आती हैं। फिर अगर तुम किसी सोसाइटी का पार्ट हो तो उसमें जो एंकरिंग वाला पार्ट होता है, जिसमें तुमको किसी भी इवेंट में एंकरिंग करनी होती है, तो वो वाला पार्ट से तुम काफ़ी अपना डेवलप कर सकते हो। अपनी स्टेज प्रिवेंटेबिलिटी तुम काफ़ी डेवलप कर सकते हो। बिसाइड्स दैट, अगर तुमको स्टेज फियर है या फिर तुमको अभी से काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने जाने में थोड़ी सी हेविटेशन होती है, तो तुम अपने फ्रेंड सर्कल में ही 4 या 5 का ग्रुप बना के उसमें तुम लोग जो सेम मोटो रखते हैं प्लेसमेंट लेने का ही, उन्हीं का 4 या 5 लोगों का ग्रुप बना के तुम आपस में ही डिबेट्स या फिर ग्रुप डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो सकते हो, जो कि काफ़ी कंपनीज का पहला राउंड भी होता है, GD राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। वो काफ़ी कंपनीज का पहला राउंड भी होता है। तो उसमें तुम लोग 4 या 5 लोग जो जिनका भी कॉमन मोटो है, वो लोग मिलके ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफ़ी यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है, जिसके थ्रू तुम बहुत सारे टिप्स और स्पोकन इंग्लिश को धीरे धीरे अपना इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी सर सॉफ्ट स्किल को सही करने का सही टाइम क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि फाइनल ईयर जब स्टार्ट होगा उस समय भी हम कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की सही। तो आपके हिसाब से आइडियल टाइम कौन सा होना चाहिए जिसपे हम लोग इस पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करें कॉलेज में? बेसिकली अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो सॉफ्ट स्किल फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग फेज ऑफ योर कॉलेज तुमको डेवलप कर लेना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट स्किल डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर तुम्हारे प्री रिक्विजिट्स या फिर पहले से तुमको सॉफ्ट स्किल या फिर इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ सॉफ्ट स्किल ही डेवलप करने के लिए काम है, काफ़ी काम होते हैं हम लोग को। टेक्निकल फिर हर सेमेस्टर में 2-2 एग्जाम्स होते हैं। फिर मतलब अपने दोस्तों के साथ भी तुमको मस्ती करनी है। तो मैं बोलूँगा कि जितना तुम पहले से शुरू कर सको सॉफ्ट स्किल डेवलप करना, वो कर देना चाहिए तुमको, ताकि आगे जाके जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले। लाइक फर्स्ट ईयर में तुम लोग अभी किसी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हो, तो उस टाइम पे इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकते हो। सेकेंड ईयर में तुम वॉलेंटियर होते हो किसी भी सोसाइटी में, मतलब दी मोस्ट एक्टिव फेज जो भी किसी सोसाइटी का होता है। तो उस टाइम पे तुम किसी भी सोसाइटी में जैसे मैंने कहा एंकरिंग या फिर किसी इवेंट में इन्वॉल्व हो पाते हो। और फाइनल ईयर तक तुम जो भी सोसाइटीज के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जिनमें हम लोग काफ़ी एस्टीम्ड गेस्ट या फिर होस्ट को मतलब बुलाते हैं और उनके थ्रू वर्कशॉप्स या फिर अलग अलग ऑनलाइन मीट्स अरेंज करवाते हैं, तो उसमें एज अ होस्ट काम कर सकते हो, ताकि तुम एक प्रोफेशनल लेवल पे अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर पाओ। सॉफ्ट स्किल में जो गर्ल्स इंटरेक्शन होता है, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं कि लड़कों से बात कर लेंगे अच्छे से चाहे कितने भी सीनियर हो या जूनियर हो, बट जब लड़कियों से बात करने के टाइम आता है तो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं। उस पे आपका क्या टेक है? मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे को एजुकेशन में, आजकल को एजुकेशन काफ़ी कॉमन हो गया, तो जो बच्चे
को एजुकेशन से ही पढ़ के आते हैं, उनको ये हेजिटेशन की प्रॉब्लम काफ़ी कम रहती है। लेकिन जो बच्चे बॉयज़ स्कूल से पढ़ के आते हैं, जनरली, मैं ये नहीं बोलूँगा सब में, लेकिन जनरली ये प्रॉब्लम उनके में पर्सिस्ट करती है। तो एज़ एन इंडिविजुअल तुमको कभी भी मतलब किसी भी लड़की से बात करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, वो लड़की है तो क्या सोचेगी। एज़ अ मेट या फिर एज़ अ क्लासमेट, एज़ अ बैचमेट, तो तुमको उससे वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे कि तुम किसी भी अपने दूसरे फ्रेंड से बात करोगे। वरना अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो कि कोई एजुकेशन से पढ़ा हुआ है, वो ही फील्स फ्री टू टॉक टू एनी गर्ल और एनी पर्सन फ्रॉम द अदर जेंडर, तो उसकी हेल्प लेके तुम किसी लड़की या फिर अपने किसी भी बैचमेट से बात करना स्टार्ट कर सकते हो। और वो एक बार जब वो चीज़ें जो हेजिटेशन ओवरकम कर लोगे तो फिर कॉमन चीज़ें वो कॉमन हो जाता है तुम्हारे लिए किसी भी ये वैल्यू या फिर ये भी किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। और सर गर्ल्स इंस्ट्रक्शन में आप कैसे थे? आप हेजिटेशन होती थी कि नहीं, कि आपको सब नॉर्मल होता था? मैं शुरू से ही को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, जैसे मैंने कहा अमन, तो हम्म, मेरे को कोई भी हेजिटेशन नहीं होती थी। जैसे मेरे लिए मेरे बैचमेट फ्रेंड्स हम्म, मेल थे, वैसे ही मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी थी। तो मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होती थी। इनफैक्ट मेरा जो क्लोज ग्रुप था उसमें भी मेरे 3 से 4 मतलब मेरी हम्म, जो फ्रेंड्स थी वो दे वर फ्रॉम द अदर जेंडर। नाउ सर, अब हम लोग इंटर्नशिप पे बात करते हैं। आपने, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपने 4 जगहों से इंटर्नशिप की है, जो कि अपने लिंक्डइन पे मेंशन किया आपने। तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले इंटर्नशिप कब करनी चाहिए? और इंटर्नशिप खोजनी कैसे चाहिए और मिलती कैसे इंटर्नशिप? बेसिकली इंटर्नशिप मैं अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो सेकेंड ईयर से ही तुमको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया करना है या फिर इंटर्नशिप्स खोजना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर से ही तुम्हारे टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। हुँ, और इंटर्नशिप तुमको दोनों चीज़ प्रोवाइड करती है, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज कि फील्ड पे कैसे काम किया जाता है, और दूसरा एक फन लविंग एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप की तुम कैसे फील्ड पे जाके अपने दोस्तों के साथ काफ़ी काम सीख सकते हो, वो भी इन अ फन वे। तो मैंने अपनी जो पहली इंटर्नशिप की थी, पीडब्ल्यूडी, यूपी पीडब्ल्यूडी में की थी, तो वो मैंने सेकंड ईयर के फेज़ में की थी। मैं और मेरा एक फ्रेंड गए थे यूपी पीडब्ल्यूडी में। दिस इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग इंटर्नशिप कि तुम जिस भी सिटी में या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा कॉलेज है, हुँ, हुँ, उसमें जो भी मेजर सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, हुँ, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, लाइक गोरखपुर में हो तो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एनी अदर हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट की है, तो वो सबसे ईज़ी वे होता है, क्योंकि उसमें इंटर्नशिप्स हमेशा से ही चलती चली आती हैं और उसमें तुमको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखने का काफ़ी मौका मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट सेकंड ईयर ऑफ द कॉलेज इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन द इंटर्नशिप, और ईज़ीएस्ट वे है अपनी सिटी के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ढूँढना। और अगर तुमको प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से भी चाहिए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इंटर्नशिप्स होती हैं, वो भी अच्छी होती हैं। और अगर तुमको प्राइवेट इंटर्नशिप्स में इंटरेस्ट है, तो जितनी भी मेजर कोर कंपनीज़ है तुम्हारे डिपार्टमेंट की, लाइक हमारे डिपार्टमेंट में एल&टी, टाटा कंस्ट्रक्शंस एंड अल्ट्राटेक एंड मेनी अदर कंपनीज़ हैं, तो उनकी साइट्स पे जनरली इंटर्नशिप्स ऑनलाइन मोड के थ्रू भी और ऑफलाइन मोड के थ्रू भी इनके फॉर्म्स हमेशा से फ्लोट करते रहते हैं। तो उसमें जाके तुम अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक कि हमारे कॉलेजेस में भी 1-2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अप्रोच करते हैं ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के लिए, उसके थ्रू भी तुम इंटर्नशिप्स में जा सकते हो। बाकी सर, कॉलेज इंटर्नशिप पे कोई रोल प्ले करता है? हाँ, काफ़ी अब मैं अपनी ही इंटर्नशिप्स की बात करूँ तो मैंने 2 जो मेजर मेरी इंटर्नशिप्स हैं, हुँ, एक एनएचएआई से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। वो हुँ, दोनों हम लोग को कॉलेज के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही प्रोवाइड किया कराई गई थी। एनएचएआई भी जो है वो कॉलेज के थ्रू ही आई थी, और जो पीआईयू है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है गोरखपुर का, वहीं पे हम हुँ, लोगों ने इंटर्नशिप की थी। वो सीजीपीए बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग थी, प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफ द कॉलेज ओनली। और जो सेकंड थी, वो एआईसीटीई इंटर्नशिप थी। एआईसीटीई पोर्टल के थ्रू कॉलेज को मिली थी इंटर्नशिप को, हुँ, जो हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर थी। वो डायरेक्टली हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही प्रोवाइड कराई गई थी, थ्रू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फेयर ओनली। और वो भी जो है उसमें वो भी प्रोवाइड कराने का 15 स्टूडेंट्स का अप्रॉक्सिमेटली प्रोवाइड कराई गई थी। वो भी पूरा जो रोल था वो कॉलेज ने ही प्ले किया था।
तो काफ़ी कॉलेज एक इम्पोर्टेंट पिलर बन जाता है एक एआईसीटीई की जो भी बड़ी इंटर्नशिप्स आती हैं, या फिर जो पीएसयूज या फिर मेजर सिचुएटरी बॉडीज हैं रिलेटेड टू द कोर, उनकी इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने में, स्पेशली दी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो सर आपका कहना है कि सेकेंड ईयर से ही जो सिविल में है इंटर्नशिप खोजना स्टार्ट करते हैं, अगर आपके सीजीपी अच्छा है तो कॉलेज भी उसमें हेल्प करती है। हाँ, सीजीपीए अच्छा है तो कॉलेज भी हेल्प करती है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सीजीपीए उतना मैटर नहीं करता है। ओके। उसमें बस तुमको अपना इंटरेस्ट जाके शो करना होता है, और किसी भी जो भी जेई या एई होता है उसके अंदर तुमको असाइन कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से कोई अच्छी इंटर्नशिप आ रही है तो हम्म। बेसिक क्राइटेरिया जनरली उनका सीजीपीए होता है, अदरवाइज दे कैन गो फॉर एप्टीट्यूड और अदर टेस्ट। ओके सर। और सर कॉलेज प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, अगर पूरा ओवरऑल आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या वो प्लेसमेंट में अफेक्ट करता है? मैं कहूँगा कि कॉलेज जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ प्लेसमेंट में हेल्प नहीं करता है। हम्म। अगर तुम फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, हायर स्टडीज करना चाहते हो, लाइक एम टेक फ्रॉम आईआईटीज, तो वहाँ पे भी इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे तुमको बेसिक जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कोर एंड बेसिकली प्रोजेक्ट से होते हैं। हम्म। सेकेंडली, अगर तुम किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो वाया सेंट्रल एग्जाम्स, तो उसके भी जो भी इंटरव्यू होते हैं उनमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो भी तुम्हारा कॉलेज प्रोजेक्ट है उससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएँ। तो जो भी तुम कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका टॉपिक भी तुम्ही को चूज़ करना होता है। तो अपने इंटरेस्ट का और जिस टॉपिक पे तुमको कॉन्फिडेंस हो वो टॉपिक तुमको चूज़ करना चाहिए, हम्म। ताकि तुम उसमें अच्छे से काम कर पाओ, और काम भी एकदम अच्छे से करना चाहिए ताकि इन डेप्थ नॉलेज हो तुमको, और एटलीस्ट जितना तुमने काम किया है या फिर अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है वो नॉलेज तुमको होना चाहिए, ताकि तुम जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेसिस उनको आंसर कर पाओ। सर आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपके टीम में कौन था, आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे बेसिकली था? तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टेशन का था, हम्म। ट्रांसपोर्टेशन का ही था हम लोग का प्रोजेक्ट। हम्म। और जो मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड लकीली मेरे ग्रुप में पड़ गया था, मेरे मतलब जो भी मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप था, हम हम्म। लोग को सीजीपीए वाइज असाइन किया गया था जो भी ग्रुप से ओके। प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका टॉपिक था दी कंपैरिजन ऑफ आईआरसी कोड्स, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो भी आईआरसी कोड होता है, आईआरसी 37 बेसिकली, हम्म। उसमें पुराने और नए कोड को कंपेयर करना था हम लोग को। हम्म। तो उसमें हम लोगों ने फील्ड टेस्ट भी किए थे। उस टाइम पे हम लोगों ने एनएचआई की इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर ली थी, तो हम लोगों ने एनएचआई से भी डेटा लिया था। तो जो सीबीआर टेस्ट होता है, जो सिविल वाले हैं वो समझ पाएँगे, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट जो होता है, वो हम लोग ने परफ़ॉर्म किया था। फिर एनएचएआई के डेटा से हम लोगों ने काफ़ी काफ़ी मदद मिली थी हम लोग को कि जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन की जाती है, जो रोड्स बनाई जाती हैं, उनकी थिकनेस बेसिकली कितनी लेते हैं एनएचएआई वाले, उनके प्रोजेक्ट का भी हम लोग को डेटा प्रोवाइड कर दिया गया था। और फॉर दी न्यू, ये पुराने कोड के लिए था, और नए कोड के लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। तो देखो हम लोग को प्रोजेक्ट में एनएचएआई की हेल्प मिली, तो हम्म। एक एक्चुअल डेटा मिल गया हम लोग को ऑफ वेल ट्रस्टेड सोर्स। सेकेंडली, हम लोग ने सीबीआर परफॉर्म किया, तो हम लोग को की जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो हम लोग की बढ़ी। थर्डली, हम लोग एक न्यू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था फॉर द डिजाइन ऑफ आईआईटी पेव, उस सॉफ्टवेयर का नाम था, फॉर हम्म। द डिजाइन ऑफ पेमेंट। तो एक नए सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए हम लोग मिला, आईआईटी खड़गपुर को वो सॉफ्टवेयर था। तो मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो हम लोग के इम्प्रूव हुए सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था हम लोग का प्रोजेक्ट, और हम लोग का जो कंपैरिजन था उससे हम लोग ने ये फाइंड किया था कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया था आईआरसी में, दैट वाज अ गुड अमेंडमेंट और सक्सेसफुल अमेंडमेंट था, क्योंकि उससे कम थिकनेस पे भी अच्छी ड्यूरेबिलिटी और अच्छे स्ट्रेंथ जो है फ्लेक्सिबल रोड्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। बाकी सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, क्योंकि जब मैंने लिंक्डइन चेक करता हूँ तो उसपे जो कॉलेज के सीनियर्स हैं वो अपना एनपीटीईएल का जो सर्टिफिकेट होता है वो हम्म। कई कई सब्जेक्ट्स का जो भी सर्टिफिकेट होता है उसको वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो एनपीटीईएल होता क्या है, और क्या है कॉलेज में उतना इम्पोर्टेंट भी होता है कि उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होती है मतलब? एनपीटीईएल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है हम्म। जिसके थ्रू तुम टॉप इंस्टीट्यूशंस लाइक
आईआईटीज और एनआईटीज के प्रोफेसर से तुम जो भी अपनी मर्जी का सब्जेक्ट है वो तुम पढ़ सकते हो। और टॉकिंग अबाउट दी कॉलेज इंपॉर्टेंस, कॉलेज में मूक कोर्सेज करके एक वो होता है, सिनेरियो होता है जिसमें तुमको एनपीटीईएल के कोर्सेज जो भी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लोट किए जाते हैं कॉलेज के थ्रू, उसमें से चूज करना होता है कि हाँ एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में एनपीटीईएल का ये कोर्स लेना चाहूंगा फ्रॉम द प्रोफेसर ऑफ दिस आईआईटी। और उसके जो क्रेडिट्स होते हैं वो जो तुम एनपीटीईएल का पेपर देते हो ऑनलाइन अलग अलग सेंटर्स पे, जैसे गेट का पेपर होता है वैसे एनपीटीईएल के भी कोर्सेज के जो पेपर होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं अलग अलग सेंटर्स पे, कंप्यूटर सेंटर्स पे। तो उसके जो तुम्हें जो भी तुम्हारे मार्क्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, मतलब क्रेडिट ट्रांसफर बेसिकली उसको बोल सकते हो। तो वो मार्क्स जो है वो तुम्हारे कॉलेज सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो जैसा कि तुमने बोला कि एनपीटीईएल के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो काफी सीनियर्स पब्लिश करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी तुम पढ़ाई करते हो या फिर जो भी तुम सीखते हो उसमें, वो टॉप इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर से सीखते हो। तो बेसिकली जो भी लर्निंग्स होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं। सेकेंडली, जो तुम compete करते हो जिन बच्चों से, वो ऑल ओवर द इंडिया कंपटीशन होता है तुम्हारा। तो उस सब्जेक्ट में तुम्हारी जो भी नॉलेज है वो ऑल इंडिया बेसिस पे तुमको पता पता चल सकती है। एंड थर्डली, उस कोर्स का वैलिडेशन की जो तुमने बात की, उस कोर्स का काफी अच्छा वैलिडेशन है। इनफैक्ट top 1% or top 0.5% of the students of the course are generally, or you can say sometimes, offered uh, some internship or some projects under the प्रोफेसर, जो जिस प्रोफेसर ने वो सब्जेक्ट पढ़ाया है तुमको, जिस भी आईआईटी के प्रोफेसर ने, तो वो अगर देखते हैं कि कोई बच्चा उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है तो वो अपने अंडर प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप के लिए ऑफर कर देते हैं उस बच्चे को। तो हर तरफ से तुम्हारी विन विन सिचुएशन है। कॉलेज में मार्क्स ट्रांसफर हुए तो तुम्हारी सीजी अच्छी होगी अगर तुम्हारी लर्निंग्स अच्छी हैं। सेकेंडली, तुमको एक ऑल इंडिया बेसिस पे अपना रैंकिंग पता चलेगी कि क्या, हाँ इस सब्जेक्ट में मेरी क्या रैंकिंग है। एंड थर्डली, अगर तुमको बहुत अच्छा तुमने किया तो तुमको इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट ऑफर्स भी मिलेंगे अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशन से। और सर इसे स्टार्ट कब कर सकते हैं? जैसे मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो क्या सेकेंड ईयर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं एनपीटीईएल सर्टिफिकेट को? anytime when you register in the college, from the first day of your college, तुम फर्स्ट ईयर में भी ले सकते हो, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फाइनल ईयर में भी। इनफैक्ट अगर तुम फाइनल ईयर पास कर लेते हो तब भी तुम किसी भी एनपीटीईएल कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। क्योंकि कॉलेज में रहते रहते तुम्हारे पास एक फायदा रहता है कि अगर तुमने कोई कोर्स किया है तो उसका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कॉलेज में अगर सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो तुमने जो एनपीटीईएल में मार्क्स अचीव किए हैं वही तुम कॉलेज में भी ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन बिसाइड द कॉलेज, एनपीटीईएल के तुम कोर्सेज कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, उसको सीखने का कोई टाइम नहीं है। और हाँ, आई वुड सजेस्ट कि हाँ, अगर हायर स्टडीज के लिए तुमको जाना है तो एडवांस सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे में वो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एडवांस पोर्शंस भी काफी अवेलेबल हैं, तो वो भी तुम कभी भी ऑप्ट कर सकते हो अगर किसी सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है तुमको। तो जैसा सर तो जेई कोई और टाइम बाउंडेशन नहीं, कभी भी कर सकते हो। ओके सर, जैसे जैसा जेई और गेट में होता है कि साल में एक बार एग्जाम होता है, तो क्या इसका भी वही सीन है कि साल में एक बार एग्जाम होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको? बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आई गेस। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग आईआईटीज के कोर्स फ्लोट किए जाते हैं, जिनकी ऑब्वियसली जैसे एग्जाम्स की लास्ट डेट होती है रजिस्टर करने की, तो वैसे रजिस्टर करने के लिए डेट होती है। एनरोलमेंट के लिए अलग डेट है, मतलब उस कोर्स के लेक्चर्स को एनपीटीईएल पे देखने के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो अलग डेट होती है। और अगर तुम उसका सर्टिफिकेट पाना चाहते हो तो एक सर्टिफिकेट एग्जाम होता है, 1000 रुपीज देके उस सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होता है, उसकी अलग डेट होती है। तो बेसिकली साल में 2 बार अलग अलग कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट आईआईटीज फ्लोट किए जाते हैं, ताकि तुम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सको। ओके सर। और सर हमने सर प्रोजेक्ट पे बात कर ली, एनपीटीईएल सर्टिफिकेट पे बात कर ली और प्लेसमेंट पे भी बात कर ली। और सर आपको क्या लगता है कि एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या हमने मिस कर दी जिसको डिस्कस करना जरूरी होगा? बेसिकली सारे सिनेरियोस में कवर ही कर लिए हैं, लेकिन अगर एक बात मैं काफी कहना चाहूँ तो कंपटीशन फेज को मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड अगर चाहूँ तो तुम बोलो तो मैं कर सकता हाँ हूँ। सर। कि कंपटीशन फेज, अगर तो कोई पूछता है कि सर मैं कॉलेज में हूँ और मेरे को कंपटीशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि थर्ड ईयर काफी इंपॉर्टेंट फेज होता है जहाँ तुम कंपटीशन फेज की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। उस टाइम पे तुम ऑनलाइन फ्री अवेलेबल कंटेंट है यूट्यूब पे, अगर तुम
अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हो, या फिर तुम सोचते हो कि मैं यूट्यूब से रोज नहीं देख पाऊंगा, मैं मतलब दोस्तों के साथ मस्ती करने लग जाता हूँ या फिर कुछ और, तो तुम किसी कोर्स, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोर्स में एनरोल कर सकते हो। लाइक फिजिक्स वाला इज अ गुड प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी इज ऑल्सो डिसेंट प्लेटफॉर्म। तो किसी भी तुम प्लेटफॉर्म पे एनरोल कर सकते हो, और ताकि तुम्हारी जो भी लाइव क्लासेस होंगी वो तुमको एक डिसिप्लिन्ड या फिर टाइम टेबल फॉलो करने के लिए तुमको एनहेंस करेंगी, और तुम डेली बेसिस पे सीख सकते हो। सेकेंडली, फाइनल ईयर की जो फेज होता है वहां तक मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 7th सेमेस्टर के मिड तक हम्म। तुमको जितने भी अपने सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हारे गेट के लिए हैं या फिर ईएससी के लिए हैं, उनके पीवाईक्यूज प्लस जितने भी नोट्स हैं उनको कंप्लीट करना होता है। एंड जो भी नवंबर का या नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक का फेज होता है, वहां से तुमको दिसंबर पूरा मंथ और जनवरी पूरा मंथ अपने मॉक टेस्ट और रिवीजन को देना होता है, ताकि तुम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सको जितने भी तुम्हारे आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स हैं। यस सर। और सर आपने पढ़ाई को भी अच्छे से मैनेज किया और साथ साथ दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट को भी अच्छे से मैनेज किया। तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर एग्जाम आ रहा है तो कभी कभी हम लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, इस पूरी चीज़ मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है ओवरऑल पूछा जाए तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप बताइए कि कॉलेज में कैसे मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरा जो बेसिकली एक की बोल सकते हो या फिर मेरी जो आदत थी वो थी कंसिस्टेंसी। एक छोटी सी आदत थी कि भले मैं एक दिन में आधा घंटा या 45 मिनट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे को उस दिन पढ़ाया गया अगर कॉलेज में, हाँ अगर वो पढ़ना है मेरे को तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज अगर मेरे को प्रिपरेशन फेज के लिए पढ़ना है, ये फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही मैं आधा या 40 हाफ एन आवर 45 मिनट्स मिनिमम में रोज डेली पढ़ता ही था। और हाफ आवर या 45 मिनट्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उतने तुम जाके तुम वो कैंटीन में समोसे खा लेते हो या चाय पी लेते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुमको पूरे ड्यूरेशन फ्रॉम दी टिल दी नाइट अगर तुमको टाइम नहीं मिल रहा है, तो तुम अर्ली मॉर्निंग उठ पाओ अगर तो अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, या फिर आजकल नाइट फेज में स्टडीज काफी प्रेवलेंट हो गई हैं, बच्चे रात को काफी पढ़ते हैं जग के, तो रात के टाइम पे पढ़ सकते हो। इवन फ्रॉम द कॉलेज टाइम जिसमें तुम पूरी मस्ती करते हो, उसके बाद तुम्हारे अगर हॉस्टल के दोस्त हैं उनके साथ पूरी मस्ती करने के बाद रात में अगर तुम आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स डेली, अगर तुम चाहो तो संडे का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन डेली अगर तुम प्रिपरेशन करते हो या फिर पढ़ाई करते हो अपनी, तो एग्जाम के टाइम पे भी बर्डन नहीं होगा तुमको, क्योंकि काफी चीजें तुम्हारी पड़ी हुई होंगी। उस टाइम कम टाइम लगेगा तुमको रिवीजन करने के लिए, जैसा कि बच्चे पढ़ते नहीं और एग्जाम के टाइम पे लास्ट के 2 या 3 दिन 24 में से 15 या 14 घंटे लोग बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ एग्जाम्स के लिए, और फिर एग्जाम्स देके वो भूल जाते हैं। तो अगर तुम डेली कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो वो तो चीजें तुमको याद भी रहेंगी, एग्जाम के टाइम कम प्रेशर पड़ेगा, और ऑन अ डेली बेसिस तुम्हारी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी प्रिपरेशन चलती रहती है। तो कंसिस्टेंसी मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी मेंटेन कर पाओ अगर तुम, तो करना चाहिए। और सर आप कॉलेज के एनसीसी में भी थे और एक सोसाइटी में भी थे, तो वहाँ का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसे मैनेज करते थे उसको। बेसिकली एनसीसी तो हम लोग की वीकेंड्स पे होती थी या फिर आफ्टर या बिफोर द कॉलेज होती थी। तो मैंने एग्जाम शुरू से ही अपने कॉलेज स्कूल लाइफ से ही एनसीसी परस्यू की हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा मैनेज करने में मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी। और इवन दो मेरे को बहुत प्राउड फील होता था जब हम लोग कॉन्वोकेशन पे गवर्नर को जो सल्यूट होता है, वाया वेपन्स जो दिया जाता है वो हम लोग देते थे, या फिर और बेसिकली बच्चे आजकल स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मैंने बोला कि जैसे मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो वो एनसीसी की थोड़ी एक मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी जिससे मेरे को अपने आप को फिट रखने में ईजीनेस होती थी। सेकेंडली, जैसा कि मैंने बोला था कि सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करके तुमको काफी न्यू चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटीज में पोस्टर्स के नीचे कैप्शंस लिखाए जाते हैं जब तुम सेकेंड ईयर के में वॉलंटरी करते हो या फिर वेव में जाओगे, तो वो कैप्शंस की तो तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। फिर जो टेक्निकल टीम में बंदे होते हैं उनको वीडियो एडिटिंग, पोस्टर मेकिंग और ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो ये तुम्हारी काफ़ी हार्ड स्किल्स या फिर टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करता है। एंड थर्डली, अगर एंकरिंग या फिर जो मैंने पहले बताया था एंकरिंग या फिर होस्ट वाला फेज होता है, वो तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप में मदद करता है। तो इन सब चीज़ों में मैंने अपनी सोसाइटी में भी, जो मेरी एसोसिएशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स वाली सोसाइटी थी, अपने कोर मतलब ब्रांच की सोसाइटी थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, तो काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना।
और सर कॉलेज में एक काफ़ी मेजॉरिटी बच्चे होते हैं जो किसी भी सोसाइटी के पार्ट नहीं बन पाते हैं। तो उनको उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हैं? अ, उसके लिए हमारे कॉलेज में मैं सजेस्ट करूँगा कि एनएसएस का पार्ट देखो एनसीसी या एनएसएस लेना कंपल्सरी होता है। हुँ, इफ हुँ, यू आर नॉट इन एनसीसी यू विल श्योरली बी इन एनएसएस। हुँ, तो तुम एनएसएस में एक्टिव रह सकते हो अगर तुम किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं हो। तो एनएसएस के थ्रू काफ़ी वॉलंटियर कर सकते हो प्रोग्राम्स में। इवन दो अगर तुम किसी तरह एनएसएस में भी इनएक्टिव रह जाते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे इसमें एक स्कूल है हमारे यहाँ ट्रिपल एम में शिक्षा निकेतन करके, हुँ, जो हुँ, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं हमारे स्टाफ के या फिर आस-पास के जो भी मतलब गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हुँ, तो हुँ, अगर तुम चाहो तो उस स्कूल में तुम पढ़ा के अपनी टीचिंग स्किल्स, अपनी स्पीकिंग स्किल्स और काफ़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है शिक्षा निकेतन में भी पढ़ाना, जिसके थ्रू तुम अपनी काफ़ी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को इवॉल्व कर सकते हो। हुँ। हाँ सर, वो तो है क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो कि जाके वहाँ पे टीचिंग का काम करते हैं। और हुँ। वहाँ पे एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है उन लोग को, बच्चों के साथ काफ़ी बात अच्छा करने में। लगता है, बच्चों के हुँ, साथ बॉन्डिंग हो जाती है, तुमको अपनी ही पुरानी-पुरानी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए मिलती हैं। फिर काफ़ी तुम एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में भी आ जाते हो कि हाँ, अगर 5 से 6 तुमको शिक्षा निकेतन के बच्चों हुँ, को पढ़ाना है, तो हाँ, 5 से 6 का वो टाइम तुमको देना ही देना है। तो उसके थ्रू तुमको लगता है कि हाँ, अगर मैं 5 से 6 यहाँ दे रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं एक माइंडसेट बना के 6 से 7 में अपनी पढ़ाई के लिए भी दे सकता हूँ। तो काफ़ी हेल्प मिलता है उससे। और सर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो सीनियर से इंटरेक्ट करने में काफ़ी डरते हैं क्योंकि एक बाहरी दुनिया में होता है कि जब जाओगे तो रैगिंग होगी सीनियर के साथ इंटरेक्ट करने पे, क्योंकि आप एक डे स्कॉलर थे तो आपको हो सकता है आप में थोड़ा सा वो डर कम हो। तो फिर भी आपने अपने पहली बार का जो सीनियर के साथ इंटरेक्शन हुआ था उसके बारे में कुछ बताइए? बेसिकली पहले जब हम लोग कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हाँ, रैगिंग फेज़ अच्छी नहीं लगती है। हुँ, बाद में जब तुम यही इसी बारे में सोचते हो ना तो तुमको लगता है कि वो एक्चुअली रैगिंग है ही नहीं, जो रैगिंग होती है ओरिजिनली वो रैगिंग है ही नहीं। इवन दो हॉस्टल्स में भी जो रैगिंग होती है, जो सीनियर्स आते हैं और कमरों से बच्चों को बुला के ले जाते हैं और फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स और सॉन्ग्स और डांस और डिफरेंट थिंग्स कराते हैं। तो वो भी जो तुमने अभी अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि जो हेजिटेशन होती है बच्चों की, हुँ, वो हुँ, निकालने का उनका मेन पर्पस होता है। क्योंकि 12th तक काफ़ी बाउंड एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वही हेजिटेशन निकालना सीनियर इंटरैक्शन का बेसिक पर्पस है। फिर सेकेंडली हम लोग को इंट्रोडक्शन याद करने के लिए बोला जाता है और हुँ। उसमें एक भी अगर वर्ड या फिर कुछ ऑर्डर जो है वो इधर-उधर हो गया, तो वो हम लोग को काफ़ी डाँट-वाँट मिलती थी सीनियर्स से। हाँ सर, वो तो तो अभी होता है, अब भी होता है मतलब। हाँ। तो उसका भी बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि जब भी तुम किसी इंटरव्यू में जाओगे, तो 95% ऑफ द टाइम्स पहला क्वेश्चन होता है, काइंडली डिस्क्राइब योरसेल्फ और ब्रीफ योरसेल्फ। तो हुँ, उसमें तुम अपना इंट्रोडक्शन तुमको खुद बोलना पड़ता है, खुद के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ। यहाँ तो सीनियर्स हम लोग को एक प्रिपेयर्ड फॉर्मेट दे देते थे, हुँ, तो उसी जब ये इंट्रोडक्शन तुमको याद होता है, तो ये एक बेसिक तुमको फॉर्मेट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक मिल जाता है, वो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट हालाँकि मैं डे स्कॉलर था लेकिन डे स्कॉलर क्लब में भी काफ़ी इंटरैक्शंस मेरे हुए थे, काफ़ी सीनियर्स से और रेगुलर बेसिस पे हमारे जो टेक्निकल सीनियर्स थे, हुँ, सोसाइटी सीनियर्स थे, उनसे भी इंटरैक्शंस होते रहते थे। तो ये बेसिकली हेजिटेशन निकालने के लिए वो किया जाता है। हाँ, एट सम प्लेसेस नॉट इन आवर कॉलेज जनरली कि वो जो है रैगिंग या फिर जो भी इंटरैक्शन वाला फेज़ होता है, वो एक अलग शेप में मोल्ड कर दिया जाता है या फिर एक्सट्रीम कर दिया जाता है। लेकिन जनरली हमारे कॉलेज में जितना मैंने फेस किया, वो कभी भी उस रेंज या फिर उस पार तक एट द पार नहीं पहुँचा कि हाँ, बच्चों को ऐसा मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। तो उसको एक लर्निंग फेज़ की तरह चीज़ें सीखते हो। वैसे डेली लाइफ़ की या फिर अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए या फिर अपनी हेजिटेशन निकालने के लिए, लड़कियों से बात करने के लिए, जैसे अभी तुमने क्वेश्चन पूछा था अदर जेंडर वाला, हुँ। लड़कियों से बात करने के लिए और बॉन्डिंग बनाने के लिए, सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग बॉन्डिंग बनाने के लिए, आगे जाके भी एलुमनाई बेस में अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है इन माय व्यू। हुँ। और सर आपने पहले ही सिविल के फैकल्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था। बट अगर आपको इन डेप्थ और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो कि आप सिविल की फैकल्टी कितनी सपोर्टिव है
या फिर उनको कहीं-कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? तो उसको थोड़ा-सा अच्छे से बताइए। इम्प्रूवमेंट एट अ स्टूडेंट फेज तो मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा हुँ। और मैं सजेस्ट करूँगा भी नहीं क्योंकि उन लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस जितना है कई बार हम लोग की उतनी पूरी लाइफ स्पैन भी नहीं होती जितना उन हुँ, लोग का टीचिंग हुँ, एक्सपीरियंस है टीचर्स का। लेकिन अगर एक छोटा सा चेंज मेरे को सजेस्ट करना होगा। वैसे तो काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल टीचर्स हैं, कंसेप्चुअली काफ़ी साउंड हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर एक छोटा सा चेंज मेरे को सजेस्ट करना होगा तो मैं टीचर्स को बोलूँगा कि मतलब बच्चों को थोड़ा बेसिक या फिर स्क्रैच लेवल से मतलब पढ़ाने के लिए थोड़ा-सा उनको एक बार सोचना चाहिए या फिर काफ़ी लोग पढ़ाते भी हैं बेसिक या फिर स्क्रैच नॉलेज से, हुँ, क्योंकि कई बच्चों के जो कांसेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी स्क्रैच या रूट लेवल से क्लियर नहीं होते हैं। तो हुँ, स्क्रैच लेवल या फिर थोड़ा ईज़ी वे अगर वो ऑप्ट करना चाहें या फिर थोड़े से मॉडर्न जितने भी टीचर्स हैं हम लोग के न्यूली मतलब रिक्रूटेड टीचर्स हैं लाइक विनय भूषण सर, हुँ, ये लोग काफ़ी एकदम रूट लेवल से पढ़ाते हैं। बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि वो लोग जैसे डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हो गए, हाँ, ये सब चीज़ें वो थोड़ा-सा कम इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं वो लोग भी इन्वॉल्व करते हैं, अपनी फुल पोटेंशियल के थ्रू इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन हाँ, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्क्रैच लेवल या फिर बेसिक्स क्लियर करने के लिए थोड़े बहुत ईज़ी टेक्निक्स मतलब अगर वो चाहें या फिर मैं थोड़ा-सा चेंज अगर सजेस्ट करना चाहूँ, तो वो सजेस्ट करूँगा। बाकी प्रैक्टिकल्स में डैम गुड टीचर्स उनको पता रहता है कि अगर एक ये डिवाइस है तो 0.1 अगर लेफ्ट में कर दोगे तो इसका ये करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। फिर लाइट में तुमने उनको ये भी पता होता है कि अगर तुम्हारी ये रीडिंग गलत आई है तो क्यों गलत आई है ये रीडिंग हाँ प्रैक्टिकली सर, अगर वो तो मैं होता है। बोलूँ तो। फिर वो लोग इतने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं कि उनको एट द टाइम एट मार्केट या फिर बोल लो कि कोर में जितनी भी कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ उनमें क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, उनके बारे में पता होता है। हुँ, तो अगर तुम सीखना चाहो तो काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो उनसे। काफ़ी नॉलेजेबल और साउंड प्रोफेसर्स हैं। इवन दो सम ऑफ आवर प्रोफेसर्स वो लोग काफ़ी मतलब कॉम्पिटिशन फ़ेज़ में भी काफ़ी किसी कोई डायरेक्टर के पोस्ट पे रहा है, कोई इंटरव्यूज़ में बैठता है, गवर्नमेंट सर्विसेज़ के इंटरव्यूज़ में बैठता है, तो उस कॉम्पिटिटिव फ़ेज़ के लिए भी पूछ सकते हो तुम। काफ़ी साउंड प्रोफ़ेसर्स हैं, बाकी फ्यूचर अगर तुमको अगर किसी फ्यूचर में आगे जाके किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर तुमको एमएस-वैमएस करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रोफ़ेसर्स तुमको रिकमेंड कर सकते हैं। तो उस मामले में काफ़ी अच्छे प्रोफ़ेसर्स हैं, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बोली थोड़ी-सी। और सर कॉलेज का जो फैसिलिटी अवेलेबल है फ़िलहाल और जो सिस्टम्स है कॉलेज के, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि सही है कि अभी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? मेरे लिए तो कॉलेज की जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, सिस्टम हैं, वो काफ़ी अच्छी थी। एट प्रेज़ेंट मैं आईआईटी रुड़की में हूँ, तो यहाँ की हुँ, भी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी सिमिलर हैं हमारे कॉलेजेस से। तो अगर बच्चों को लगता है कि हाँ, आईआईटी या फिर टॉप इंस्टीट्यूशंस में जो फैसिलिटीज़ हैं, वो एकदम ही डिफरेंट हो जाती हैं। हुँ, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, जो आईआईटीज़ में अवेलेबल हैं। वो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं कि मतलब हमको अपने कॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए या फिर हम लोग को एक तुरंत इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। लेकिन हुँ, हाँ, एक अगर मैं चीज़ अगर कॉलेज की फैसिलिटी में अगर मैं ऐड करना चाहूँगा, तो जैसे यहाँ पे जो आईआईटी रुड़की में हमारा एक वेलनेस सेक्टर है, जिसमें तुम जो स्टूडेंट्स हैं उनके या फिर फर्स्ट ईयर या किसी भी टाइप मतलब ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी मेंटल थिंकिंग क्या है या फिर किसी वो अगर ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो वो उसके थ्रू वो काउंसलर्स के थ्रू एक क्लियर हुँ, की जाती हैं, अगर किसी बच्चे को भी किसी पार्ट में हेल्प चाहिए होती है। तो हुँ। वो मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि हमारे कॉलेज में वो फैसिलिटी अगर इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी मतलब जो अपर बार के तरफ मूव कर सकती हैं। बाकी और स हमारे कॉलेज की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, लैब्स हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं। इवन दो कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस इन दी 300 और 400 किलोमीटर्स ऑफ रेंज उनमें उतने अच्छे लैब्स हैं, जितने अच्छे लैब्स हमारे पास हैं। और इवन दो काफ़ी कॉलेज में तो होते हुए भी लैब्स कराए नहीं जाते हैं, हमारे में कराए जाते हैं। सर कॉलेज को आप मिस करते कि नहीं अभी, इस ट्रिपल एमयूटी को? काफ़ी मिस करते हैं हम लोग अपने कॉलेज मैं अपने अपने कॉलेज को काफ़ी मिस करता हूँ। जब भी मैं घर जाता हूँ तो उस गेट के सामने से गुज़रता हूँ, हुँ। तो मेरे को लगता है कि हाँ, अपने कॉलेज में एक बार और जाके देखना चाहिए, अपने पुराने फ्रेंड्स या फिर अपने सीनियर्स से, अपने प्रोफ़ेसर से मिलना चाहिए मेरे को। एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आएगी मिल के। तो कॉलेज का आपका सबसे ज़्यादा टाइम किस स्पॉट पे एक्सपेंड करते थे आप अपने फ्रेंड्स के साथ?
बेसिकली जो खाली क्लासेस रहती थी हम्म। उसमें, और कैंटीन्स में हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। असाइनमेंट्स लिखने होते थे, प्रैक्टिकल्स लिखने होते थे, तो खाली जो क्लासेस रहती थी हम्म। उनमें हम लोग अपने ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करते हुए लिखते थे। और हम्म। बाकी टाइम एज टोल्ड कैफेटेरिया और कैंटीन्स में। तो जूनियर से कभी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल फाइल लिखवाई है आपने? मैंने तो नहीं लिखवाई है, लेकिन हाँ काफ़ी बच्चे लिखवाते थे। उसमें भी दोनों लोग का फ़ायदा सर होता है, नियर लिखी है कि से। नहीं आपने आज तक अपने सीनियर्स की? लिखी भी नहीं है ना, मैंने लिखी है ना मैंने लिखवाई है, लेकिन हाँ मेरे फ्रेंड्स काफ़ी लिखवाते थे और लिखते भी थे। उसमें भी तुम जूनियर्स का भी फायदा होता है कि हाँ उनको पार्टी प्रैक्टिकल मिल फाइल्स जाती मिल है। जाती हैं अगले ईयर के लिए। और सीनियर्स का भी फायदा होता है कि उनको हम्म। वही प्रैक्टिकल्स लिखने नहीं पड़ते हैं। बाकी सर आपने कॉलेज के बाद एक साल ड्रॉप लिया था अपनी गेट प्रिपरेशन के लिए, सो उसका हम्म। कुछ मूवमेंट के बारे में बताइए कि आपने क्या गलतियां जो कॉलेज में की थी उसको सुधारा, जो कि जिसकी वजह से आपको ड्रॉप लेना पड़ा। ड्रॉप लेने का मेरा बेसिक पर्पस यही था कि जो कॉम्पिटिटिव फेज की जो भी मेरी प्रिपरेशंस थी हम्म। उनको मैं और चेरिश कर पाऊँ। कॉलेज स्पैन में मेरे से कुछ कुछ गलतियां हुई थी कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाया था। कॉलेज में सीजी मेंटेन करने की वजह से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनके कंसेप्ट होते हैं अच्छे से क्लियर नहीं हुए थे। हम्म। पीवाईक्यूज मैंने बहुत अच्छे से नहीं लगाए थे। तो जो भी ड्रॉप ईयर था मेरा, उसमें मैंने यही इम्प्रोवाइज किया था कि जितने भी कंसेप्चुअल थिंग्स थी उनको मैंने क्लियर किया था, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में डीवीसी से कोचिंग ली थी। तो हम्म। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटीज अपने अपने अंदर लाई थी। पीवाईक्यूज पे मैंने फोकस किया था। रिविजन्स मैंने काफ़ी अच्छे से किए थे, और मॉक टेस्ट जितना हम लोग को टाइम मिलता था उसमें मैंने मॉक टेस्ट में अपीयर हुआ था। ओके सर, तो अब आप अपने एमटेक के बारे में बताइए सर। आप एक सिविल के लिए जो मानी जाती है आईआईटीज, उसमें आप एडमिशन पाए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सिविल पर्सपेक्टिव से ओआईटी कितनी, उसकी हिस्ट्री क्या है, और क्यों सिविल इंजीनियर्स अगर एमटेक कर रहे हो तो उसी आईआईटी रुड़की को ही चूज करना पसंद करते हैं? आईआईटी रुड़की, बेसिकली इसका नाम आईआईटी रुड़की होने से पहले सिविल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। रुड़की कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, आरसीई था। हम्म। तो 177 ईयर्स इसको हो चुके हैं। सिविल तो सबसे पहला डिपार्टमेंट अगर इंडिया में मैं बोलूँ तो यही स्टैब्लिश हुआ था। बिसाइड्स दैट, टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, काफ़ी अच्छी लैब्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके थ्रू तुम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हो एमएसएमएस करने के लिए। या फिर टॉकिंग अबाउट अदर फैसिलिटीज़, अगर तुम यहाँ का एलिमनाई बेस देख लो तो एलिमनाई बेस भी काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ से अगर तुम कंपैरिजन टू अदर आईआईटीज़, अगर तुम एमटेक के फेज़ में अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो, हम्म। तो यहाँ पे अगर अदर आईआईटीज़ में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर अदर आईआईटी से अगर तुम कंपेयर करो तो काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने प्रिपरेशन को भी टाइम देने के लिए। तो उसमें काफ़ी तुमको अच्छा लग सकता है आईआईटी रुड़की। बिसाइड्स दैट, पढ़ाई अच्छी होती है। अगर तुमको पढ़ना है, आगे जाना है, अगर आगे फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करनी है, तो प्रोफेसर्स भी काफ़ी सपोर्टिंग है यहाँ के। बाकी सर आपका पहले से ही प्लान था हायर स्टडीज के लिए जाना, कि आपने अपने बीटेक के जर्नी के दौरान आपको लगा कि मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए? बेसिकली प्लान, मैं अभी भी अगर बोलूँगा तो मेरा प्लान मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही काम करने का है एज एन इंजीनियर। हम्म। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आईआईटी मतलब या फिर आईआईटी से एमटेक करने का मेरा एक ही विजन है कि एक ये और मेरे लिए एक पाथवे खोल देगा जिसके थ्रू मैं आगे जाके अगर मैं चाहूँ तो किसी यूनिवर्सिटी में मैं एज अ प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं जा सकता हूँ। हम्म। सेकेंडली, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मेरे को प्रिपरेशन फेज के लिए थोड़ा बहुत चाहिए था, कि हाँ एक बैकअप के लिए एक डिग्री भी मिलती रहे और मैं अपनी प्रिपरेशन भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कंटिन्यू कर सकूं। तो उस पर्पज से भी मेरे का आईआईटी का फेज था। हाँ, यहाँ आने के बाद मेरे को काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला कि हाँ हाँ ये चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ। तो पहले से प्लान तो नहीं था, लेकिन हाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एक हाफ पार्ट ऑफ, मतलब अगर तुम पार्ट ऑफ लाइफ के लिए तुम बोलो तो हाँ ठीक है, उसके लिए भी मैं आईआईटी से एमटेक कर रहा हूँ। और सर बीटेक के बाद प्लेसमेंट में जाके न जॉब करना या फिर एमटेक के बाद जॉब करना, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? क्यों लोग बीटेक के बाद अगर जॉब भी करना है तो बीटेक के बाद जॉब ना करके एमटेक करते हैं फिर जॉब करते हैं?
मोर और लेस मेरे को लगता है कि जिनका थॉट प्रोसेस क्लियर रहता है कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, वो लोग एट द टाइम ऑफ बीटेक अपने प्लेसमेंट्स को मतलब नहीं ऑप्ट करते हैं और जो जॉब्स होती हैं वो नहीं करते हैं। और सेकेंडली अगर किसी कारणवश या फिर बाई एनी अदर मीन्स अगर तुम एमटेक में आ जाते हो, अगर विदाउट एनी मतलब अगर तुम्हारी चाह नहीं है एमटेक में आने की और एमटेक में आ जाते हो, तो एमटेक के बाद तुमको बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तुमको ग्रेटर सैलरी पैकेज, अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो तुमको ग्रेटर सैलरी पैकेज प्रोवाइड की जाती है हम्म। और काफ़ी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं जिसके थ्रू तुम टॉप नॉच कंपनीज में तुम अपनी जॉब्स को परस्यू कर सकते हो। तो बीटेक और एमटेक में मेरे ख्याल से यही डिफरेंस लगा कि हाँ बीटेक लेवल पे अगर तुम जॉब करते हो तो उतनी अच्छी फैसिलिटी वाली कंपनी या फिर उतनी टॉप नॉच कंपनी में तुमको ऑफर्स बेसिकली अगर नहीं मिलेंगे, या फिर उतने सीनियर रोल्स में तुमको ऑफर नहीं मिलेंगे। कई बार एक्सपीरियंस भी डिवाइड होता है, अगर तुम बीटेक के टाइम पे अगर तुम किसी कंपनी में कर रहे हो तो एक्सपीरियंस डिवाइड होता है, या फिर टॉप टॉप पोजीशंस पे जाने के लिए एमटेक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो तुमको एमटेक के टाइम पे जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो मिल जाती हैं उस टाइम पे। सर कॉलेज लाइफ में एक और डिस्ट्रैक्शन बोलूं या कुछ और, बट एक रिलेशनशिप भी फैक्टर होता है जो कि काफी बच्चों को फ्यूचर पे मतलब फ्यूचर मैटर्स करता है उस पे। अगर रिलेशनशिप में वो हैं तो उनकी वजह से उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। तो आपका क्या टेक है कि कॉलेज लाइफ में रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से अमन, रिलेशनशिप्स दोनों तरीके के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हम्म। मैंने काफ़ी ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जिनमें मतलब जो दोनों पार्टनर्स हैं, लड़का और लड़की, वो हम्म। आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके और मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, या फिर अगर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो वो एक दूसरे में डेवलप कर लेते हैं। हम्म। लेकिन कई ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस के तरह काम करते हैं। तो उसके अगर वो उसमें मैं बोलना चाहूँ तो हाँ, दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द एकेडमिक पर्पस। ओके सर। बाकी सर जितना क्वेश्चन मैंने अपने एंड से प्रिपेयर किया था वो तो हो चुका है। अगर आपको लगता हो कोई टॉपिक छूट गया हो जिसको आपने फेस किया हो कॉलेज में और आप चाहते हो कि आपका जूनियर ना करे, तो उसके लिए आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से तुमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली, सोशली, एथिकली, आफ्टर द कॉलेज लाइफ, बिफोर द कॉलेज लाइफ, इन द कॉलेज लाइफ, हॉस्टल, डे स्कॉलर फेज, सब कुछ तुमने कवर कर लिया है। तो इट वाज अ गुड सेशन अमन, और मैं अपने आप तरफ से कुछ भी इसके बाद ऐड नहीं करना चाहूँगा। और सर इस पॉडकास्ट सीरीज के बारे में बताइए, आपको क्यों लगा कि इस पे आके बात करना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट क्यों लगा आपको? बेसिकली जो तुमने पिछला क्वेश्चन पूछा उसी से मेरे को लगा कि हाँ, अगर मेरे लाइफ फेजेस या फिर मेरी लाइफ लर्निंग से अगर हमारे जूनियर्स को या फिर हमारे जितने भी मतलब कॉलेज मेट्स हैं उनको हम्म। थोड़ी सी भी 0.1% भी हेल्प हो जाती है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा इसके थ्रू, इस और पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू उनकी और हेल्प सर करके। बहुत लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी टॉपर बने, तो क्या ट्रिक है यूनिवर्सिटी टॉपर बनने का? एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कि मिस हो गया, उसका ये कुछ। कॉन्वोकेशन के टाइम भी मैंने इसका आंसर दिया था कि कोई ट्रिक नहीं होती है। सबसे पहली चीज़, मैंने कभी भी टॉपर बनने का नहीं सोचा था। एंड सेकेंडली, अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा तो कंसिस्टेंसी एक ट्रिक है, अगर तुम कॉलेज टॉपर बनना चाहते हो या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हो। अच्छा, कॉलेज टॉपर बनने का कुछ फायदा भी है? रेज्यूमे बिल्डिंग में थोड़ी सी मतलब फ़र्क होता है। हम्म। बाकी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कोई कॉलेज टॉपर बनने का फ़ायदा है। आफ्टर लाइफ द नॉलेज इज़ द मेन थिंग व्हिच इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके सर, बाकी सर थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। इट थैंक यू वाज़ सर। ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू।